हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 करेंगे, जो है वायु। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के राइट हैंड साइड में नीचे जाकर आइकन पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 वायु। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि वायुमंडल क्या है, उसका संगठन कैसा होता है, उसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसे होता है, और मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, और वायुदाब क्या है, और वर्षण कितने तरह का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वायु जो है अपने चारों ओर, पृथ्वी जो है अपने चारों ओर वायु के घनी चादर घेरती है। ठीक है, ये जो घनी चादर है वो मिक्स गैसों से बनी होती है। ठीक है, मिक्स गैसेस होती हैं। ये गैसेस में बहुत सारी गैसेस होती हैं। उसके अलावा भी इसमें ठोस कण होते हैं और जलवाष्प वाटर वेपर भी होती है। ठीक है, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसको अपने चारों ओर बांधे रखती है। ठीक है, तो इसको, ये जो परत होती है इसको बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान में ये वायु है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, 99% जो इसका भाग है, 99% जो इसका भाग है वो पृथ्वी की सतह से केवल 32 किलोमीटर की हाइट पर ही 99% पूरा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वायुमंडल के होने से क्या बेनिफिट हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो पृथ्वी के जीव जंतु हैं वो खाना खाए भी बिना एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, बिना सोए भी रह सकते हैं, लेकिन सांस उनकी हर समय हर पल चलती रहती है। ठीक है, तो सांस लिए बिना कोई जीव नहीं रह सकता जिंदा। ठीक है, अब क्या है कि जो वायुमंडल है हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, और वायुमंडल से ही हमारी जो सूर्य से किरणें आती हैं, उनकी जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। ठीक है, अगर ये चादर ना हो तो क्या होगा कि सूर्य से जो आने वाले जो सूर्यातप है उससे हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि हम लोग उससे जल सकते हैं, और रात को इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम उसमें जम सकते हैं। तो दोनों केसेस में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए वायुमंडल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब थोड़ा ये समझते हैं कि CO2 गैस क्या करती है, CO2 गैस के बारे में। तो CO2 क्या है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो होती हैं शॉर्ट वेव। ठीक है, ये होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, शॉर्ट वेवलेंथ होता है और उच्च एनर्जी होती है, हाई ऊर्जा। ठीक है, हाई एनर्जी होती है। तो ये जब आती है तो इसको, ये ट्रांसपेरेंट है इसके लिए, तो इसको अपने आप से नीचे गुजर जाने देती है। और जब पृथ्वी की जो सतह है, जैसे मान लो ये सतह से ऐसे सूर्य से आई और सतह से फिर वापस गई, रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको बोलेंगे पार्थिवीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, पार्थिवीकरण। अब क्या होता है कि ये जो शॉर्ट वेव आती है, ये शॉर्ट वेव जो आती है यहाँ से जब लौट के जाती है तो ये इसकी जो वेवलेंथ होती है ये शॉर्ट लेंथ नहीं रह जाती, फिर ये दीर्घकालिक हो जाती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है बढ़ जाती है। तो जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो यही जो CO2 है वो उसके लिए ट्रांसपेरेंट का काम नहीं करती। ठीक है, वो उसको रोक लेती है, वो जाने नहीं देती वापस। तो जब जाने नहीं देगी और अपने ऊपर रोक लेगी तो उससे क्या होगा, तापन होता है। ठीक है, तो उससे ये टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। तो जब रोक लेती है तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जो गैसेस करती हैं उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो CO2 भी उसमें से एक गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी, जैसा कि आजकल हो रहा है कि कारखाने और कार के धुएं के साथ से क्या हो रहा है कि वायुमंडल में इसका प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है, हर वर्ष करोड़ों टन की CO2
वायुमंडल में बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है कि भूमंडलीय जो तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे जो पोल्स में जो बर्फ़ है, मोटी बर्फ़ की जो परत है, या ठंडे प्रदेश और भी हैं, उनकी बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इससे जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उसमें बाढ़ आ रही है। तो जैसे इंडोनेशिया का आपको पता होगा कि इंडोनेशिया अपनी जो राजधानी है वो शिफ्ट कर रहा है, उसका मेन रीज़न एक यही है। ठीक है, दीर्घ अवधि में क्या हो रहा है कि इसके जलवायु से अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होने का मतलब क्या हो रहा है कि चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। लगातार आए दिन चक्रवात आ रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और उनके नंबर ऑफ संख्या भी बढ़ रही है। ठीक, और उससे तापमान बढ़ने से बहुत सारे पौधे और पशु जो हैं वो लुप्त हो जा रहे हैं, वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं इस नई परिस्थिति के हिसाब से, तो वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि वायु का संगठन कैसा होता है। तो वायु के संगठन में गैसेस तो होती हैं, गैस होने के साथ साथ इसमें जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प को भी एक गैस माना जाता है, वाटर वेपर है। ठीक है, और तीसरा इसमें होते हैं धूल कण। ठीक है, धूल कण या सॉलिड पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें समुद्र से जो नमक होता है वो होता है, पराग कण होते हैं, धुएं की कालिख वगैरह हो जाती है। ठीक, और जो पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं PM 2.5 और PM 10, वो सब राख, पराग कण, और ये जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंडों की धूल भी, वो भी इसी में आती है। अब क्या होता है कि ये प्रायः तो नीचे वाले वायुमंडल के संस्तर में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो वायु का जो संवहनी प्रवाह होता है, उस संवहनी प्रवाह के कारण, मतलब नीचे से जो वायु ऊपर की तरफ उठती है, गर्म वायु ठंडी हल्की होकर जो ऊपर उठती है, उसके कारण क्या होता है कि ये धूल कण भी उसमें जाके ऊपर जाते हैं, और जब ये ऊपर जाके संघनन के लिए ये बेस तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही कण। ठीक है, ये वायु का जो जलवाष्प है, जलवाष्प जब ठंडी होने के लिए उसको आधार चाहिए, तो वो इन्हीं कणों के ऊपर जलवाष्प जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, और यही कण जो हैं बर्फ़ में कन्वर्ट होते हैं, और इनसे मिलके हमारा बादल बनता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि जो ये संगठन है उसमें क्या क्या, कौन कौन सी गैसेस के कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, अब यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि 98.98 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 98.8%, और ऑक्सीजन का थोड़ा कम होता है, 20.95%। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें 0.036%, और आर्गन का तो इतना ही होता है। बाकी जो अन्य गैसेस हैं उसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अन्य गैसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अन्य गैसेस में हमारी क्या हो गई, आर्गन तक तो हो गया था। अभी जैसे नियान है। ठीक है, नियान हमारी 0.002% होती है। नियान के बाद हमारा होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हमारी होती है 0.001%, और हीलियम, ये कितना होता है, हीलियम होगा 0.0005%। इसके बाद एक आती है ज़ेनॉन, ZE। ठीक है, ये होती है 0.00009। ठीक, इसके बाद फिर जो सबसे कम आएगी वो आएगी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी होगी, 0.00005%। ठीक है, ये हमने देखा। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसे जलवाष्प। तो जैसे कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इक्वेटर है, और ये दोनों पोल्स हैं। ठीक, इसको ये मान लो हमने नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ। ठीक, अब इक्वेटर में हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि इक्वेटर पे सूर्यातप की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब सर्वाधिक होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जब सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो 4% तक होती है।
वायुमंडल में, ठीक। और यही परसेंटेज यहाँ पर जाके 1% हो जाता है, ठीक, पोल्स में, ध्रुवों में, इधर भी वही होगा। और इसके बीच में 2 से 3% के आसपास रहता है, ठीक। तो अगर ये स्टेटमेंट कहीं आए कि जलवाष्प की मात्रा विषुवत से या इक्वेटर से पोल्स में जाने में घटती है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अब ये समझते हैं आगे कि नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ठीक। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन गैस भी जाती है, लेकिन हम उसको बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे क्या होते हैं, पौधों को जो जीवन के लिए वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो गैसेस रूप में पौधे नहीं ले पाते। तो जब वो गैसेस रूप में नहीं ले पाते तो उनको कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रेंथनिंग में, ठीक है। उसकी मरम्मत के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि मिट्टी में और कुछ पौधों की जड़ों में जो बैक्टीरिया रहते हैं उससे वहीं से नाइट्रोजन वो बनाते हैं और पौधे उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनका नाम देख लेते हैं। जैसे एक का नाम है एनाबिना, ठीक है, BEANA, ठीक है। और ये है, एक है एजिटोबैक्टर, ठीक। फिर है राइजोबियम, ठीक है, क्या है, राइजोबियम, ठीक। और फिर एक पड़ता है जिसको बोलते हैं इंसिफर, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम मैंने लिख दिए। ये सारे जो हैं बैक्टीरिया जो हैं इनका नाम, इनको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये मतलब ऑक्सीजन से जो वायु होती है, वायु से नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं, मतलब उसको फिक्स कर देते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पौधे उनको ले सकें, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होने वाली दूसरी गैसेज है। ये मनुष्य और पशु को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, ठीक है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है वायु से। अब ये क्या होता है कि मनुष्य जो और अन्य जीव जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम ये इसी स्टेटमेंट से ये देख सकते हैं कि अगर पौधे ना होंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो वृक्ष को काटते समय ये समझना चाहिए हमको कि अगर वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक। तो उससे हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा वायु का, ठीक। अब देखो करोड़ों टन जो है CO2 जो है लगातार हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं वायुमंडल में। जो कोयला ईंधन हम लोग जलाते हैं, जो परिवहन में हम लोग पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं, उससे करोड़ों टन CO2 जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक। और मौसम और जलवायु प्रभावित हो रही है पृथ्वी की, ठीक है। अब एक यहाँ समझते हैं कि वायु गर्म होती है तो फैलती है, ठीक। जैसे ये हमने एक कंटेनर देखा तो इसमें ऐसे वायु के पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो ये अगर हीट हो गई तो हीट होगी तो क्या होगा, इनके जो बीच के स्पेसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। तो जब बीच के स्पेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वायु होगी हल्की, ठीक है। तो मतलब गर्म हो गई तो वायु हो गई हल्की और ये उठेगी ऊपर। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर थोड़ा सा वो वैक्यूम क्रिएट करेगी। उससे क्या होगा कि ये लो प्रेशर जोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो प्रेशर जोन हो जाएगा, तो जहाँ हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर के तब बहती है, तो जो बहेगी प्रवाह होगी उसको बोलेंगे पवन, ठीक है। अब हाई प्रेशर कैसे होता है, तो जब जैसे यही है, ये हाई प्रेशर करने के लिए क्या होगा, इसको ये ठंडी हो जाएगी। तो जब ठंडी हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के जो स्पेस है बीच के और कम हो जाएगा। तो और कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा और वो भारी हो जाएगी। भारी होने के साथ क्या होता है कि वायु नीचे की तरफ आती है, ठीक है। वायु नीचे बैठती है और ठंडी वायु और भारी वायु जो है वो मतलब गर्म वायु जो है वो ऊपर उठती है, ठीक है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है कि ऊपर उठेगी हवा और उसका जो जगह है नीचे वो भरने के लिए बाहर से
जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से ठंडी हवा आएगी। ठीक है, इस तरह से वायु चक्र चलता रहता है। ठीक, अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए थोड़े से आर्टिकल्स निकले थे, वो है। वायुमंडल की संरचना को थोड़ा समझते हैं। तो तापमान के आधार पर, ठीक है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल की संरचना को 5 अंग बांटा गया है। ये किसके आधार पे है? ये तापमान के आधार पर है। ठीक, तो तापमान के आधार पर हम लोग 5 तरह से वायुमंडल को बांटते हैं, जिसमें से सबसे नीचे जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचला क्या है? क्षोभ मंडल। अब जैसे इसमें मैप में दिखाया गया है, बिल्कुल एक सीधी लाइन से दिखाई गई है। ठीक, एक पूरी सीधी क्षोभ सीमा दिखा दी गई है। तो ये सीधी बिल्कुल नहीं होती। इसमें जैसे कि अगर ये हम पोल मानेंगे और इसको इक्वेटर मानेंगे, ठीक, तो इक्वेटर में इसकी लेंथ होती है 18 किलोमीटर, मतलब इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर, और पोल्स में इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज मानी जाती है, और औसत रेंज इसकी होती है 13 किलोमीटर। ठीक, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक, अब यहाँ पर ही जितनी भी मौसम की जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओला, ठीक है, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक नियम काम करता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हर 165 मीटर अगर ऊपर हम गए हैं, अगर ऊपर हम जाते हैं तो कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है, ये केवल क्षोभ मंडल के लिए है। 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री में टेम्परेचर कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेटर पे हमारा तापमान कितना पहुँच जाता है? इक्वेटर पे हमारा तापमान पहुँच जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर पोल्स में जहाँ पर क्षोभ सीमा होती है वहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। तो क्षोभ सीमा वह सीमा है जो दूसरे समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। ठीक, अब क्या है कि नीचे से लेके सतह तक, जैसे एवरेज हमने मान लिया कि 13 किलोमीटर तक रहता है, तो इस 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहेगा, और फिर उस 13 से लेके 50 तक हमारा समताप मंडल रहेगा। और समताप मंडल की भी एक सीमा होती है जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में होती है। ठीक है, अब समताप मंडल में ही हमारी ओजोन गैस पाई जाती है, ये ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन की लेयर की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, यूवी रेज हैं, उसको ये रोक लेता है। ठीक है, हम तक नहीं आने देता। और एक इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जब बादल फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पर हवा भी नहीं होती, इतना हवा गति नहीं करती, क्योंकि सारी जो मूवमेंट होता है वो जहाँ मतलब अधिकांश मूवमेंट वो क्षोभ मंडल पे ही होता है। तो उससे क्या होगा कि हवाई जहाज़ को यहाँ पर चलने में मदद मिलती है। ठीक, इसलिए उसकी उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होती है कि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती वहाँ पर। ठीक, और जैसे मध्यमंडल है, मध्यमंडल में क्या होता है? ये होता है 50 से लेके 80 तक। ठीक है, 80 किलोमीटर तक। इसमें क्या होता है कि जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं छोटे छोटे उल्का पिंड्स, तो ये नीचे मतलब इस मध्यमंडल में आके 50 से 80 की रेंज में आके वो जलकर राख में बन जाते हैं, धूलकण में बन जाते हैं, और जो नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा राख बन के, तो वो यहाँ पर धूलकण के रूप में उपयोग किए जाते हैं बादल बनाने में। ठीक है, वायुमंडल के द्वारा। और इसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर क्षोभ मंडल में भी तापमान कम हो रहा है, समताप मंडल में थोड़ा सा स्थिर है, स्थिर होने के बाद फिर थोड़ा सा तापमान में इंक्रीमेंट दिखता है। मध्य मंडल में भी तापमान में गिरावट दिखी जाती है। जब मध्य मंडल के बाद हम लोग बाहर वाले मंडल की तरफ जाते हैं, जिसको बाह्य मंडल बोलते हैं, तो ये बेसिकली ये मंडल जो होता है इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, या आयन मंडल भी कहीं कहीं कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं, गैसों का जो है वो लेयर फॉर्म करती हैं आयंस में, ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके लेयर्स फॉर्मेशन होते हैं।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये O2 की लेयर है, यहाँ पे N2 की लेयर है, यहाँ पे H की लेयर है, आगे हीलियम की लेयर है, इस तरह से करके लेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आयंस के होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो रेडियो वेव पृथ्वी से भेजी जाती हैं वो यहाँ से टकराकर वापस दूसरी पृथ्वी पर ही वापस जाती हैं। तो ये जो मंडल है, ये मंडल भारत के क्या मतलब पूरी पृथ्वी में रेडियो संचार के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ से पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो वेव होती हैं उनको पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, ठीक है, दोबारा भेज देता है, जिससे कि हमारे सारे जो रेडियोज़ वगैरह, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह होता है, ठीक। अब बहिर्मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल बेसिकली वायुमंडल की जो वो बाहरी परत है, वो बाहरी ऊपरी परत है, जो जिसमें वायु की सबसे पतली परत है, ये बाहरी परत, ठीक है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में मिलती हुई या तैरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और ये बहिर्मंडल सबसे बाहरी आवरण है, ये 400 किलोमीटर के ऊपर शुरू होता है, 400 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। और ये आयनोस्फीयर होगा 80 से लेके 400 किलोमीटर तक ये रहता है आयनोस्फीयर, ठीक। अब देखिए मौसम और जलवायु, जैसे लास्ट क्लास में मैं ये बता चुका हूँ, बट यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन, प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जैसे कि हमने कहा मूवीज़ वगैरह में गाना सुना है, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, ठीक है। तब ये क्या हो रहा है, मौसम की तरह मतलब इतना क्विक चेंजेस तुम्हारे नेचर में क्यों आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो मौसम जो है वो डे बाई डे, जैसे कहते हैं मौसम कितना सुहाना हो गया है, ठीक है, सुबह धूप निकली थी, दोपहर को धूप निकली थी, शाम को बारिश हो गई हल्की। तो अब क्या हो रहा है कि घंटों प्रति घंटों, ठीक है, हर घंटे में या दिन प्रतिदिन में, आज थोड़ा मौसम ठंडा है, कल धूप निकल आई, तो मौसम में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि गर्मी ज़्यादा हो गई, तो जलवाष्प बनी और गर्म हवा में उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, तो मौसम में आर्द्रता हो गई, ठीक। और उससे क्या होगा कि पसीना सूखेगा नहीं और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आर्द्रता कम है, मौसम ठंडा हो गया, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, ठीक है। तो जो मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं, जबकि यही दीर्घकाल, जब यही मौसम का जो हम एवरेज लेते हैं, जब वो एवरेज किसी स्थान स्पेसिफिक में, मतलब किसी निश्चित स्थान में 30 से 35 साल का जब हम एवरेज लिया जाता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि वहाँ की जलवायु वैसी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, जलवायु बेसिकली क्या हो गई, 30 से 35 साल का मौसम का जो एवरेज है, मौसम का जो एवरेज है किसी निश्चित स्थान पर, तो उसको बोलेंगे उस स्थान की जलवायु, ठीक। अब सूर्य तरफ को देखते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा, ठीक है, जो केवल 1 भाग प्राप्त करती है, ठीक है। 2 अरब भाग का केवल 1 भाग प्राप्त करती है पृथ्वी। और अगर इसमें एग्जैक्टली देखें तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। इतना सूर्य तप पृथ्वी एक समय में प्राप्त करती है, ठीक है। अब देखो तापमान और उष्मा में क्या अंतर होता है। तापमान क्या है कि उष्मा की जो तीव्रता है उसका मापन होता है, ठीक है। तो जब हम उस तीव्रता को मापते हैं तो उसको हम कहते हैं कि तापमान इतना है, ठीक है। और जो भी हम तापमान अनुभव करते हैं नॉर्मली बाहर, उसको बोलते हैं वायुमंडल का तापमान। तो वायुमंडल में अगर शीतलता है, वायुमंडल में गर्मी है, तो वो हमको दिखता है टेम्परेचर में या थर्मामीटर में। तो तापमान कौन नापेगा, ये है थर्मामीटर। वायु दाब मापी, ये है बैरोमीटर, ठीक, ये बैरोमीटर हो गया। इसको बोलेंगे रेन गेज, ठीक है, ठीक है, ये वर्षा नाप रहा है। और ये वात दिग्दर्शी क्या बता रहा है, ये पवन की दिशा बता रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर, ठीक। अब देखो आतपन क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसोलेशन या सूर्यतप, ठीक है। थोड़ा सा नया वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, आतपन,
ठीक है, सूर्य तत्व तो पता होगा आपको। ठीक, वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में नहीं बदलता, मौसम में भी बदलता है। मतलब मौसम में बदल रहा है तो परिक्रमण के कारण बदल रहा है। ठीक है, परिक्रमण क्या है, सूर्य के जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसके कारण मौसम बदलता है और उससे भी वायुमंडल का तापमान कम और ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसका एक तापमान में प्रभावित होने का प्रभाव, मतलब चेंजेस होने में, परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंसोलेशन, जो सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन अगर है तो फिर तापमान के वितरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सूर्य तप की वो मात्रा देखो, भूमध्य रेखा पर क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है और ध्रुवों पर कम। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि सूर्य तप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, मतलब इक्वेटर से पोल्स की ओर घटती है। ठीक है, तो तापमान भी उसी हिसाब से घटेगा। अब जो तापमान उसी हिसाब से घटेगा तभी हम ये श्योर हो गए कि ध्रुवों पर बर्फ़ क्यों ढके हुआ है। तो जब बर्फ़ ढका हुआ है इसलिए क्योंकि वहाँ पर सूर्य तप की मात्रा कम होती है। यदि पृथ्वी का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है, अगर मान लो कि पृथ्वी का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, कुछ फसलें यहाँ पे उगेंगी ही नहीं। ठीक है, और गांव के पीछे नगरों का तापमान ज़्यादा क्यों होता है, नगरों का तापमान ज़्यादा इसलिए होता है कि वहाँ की जो सड़कें हैं एसफाल्ट और डामर से जो बनी होती हैं और जो धातु और कंक्रीट के जो घर बने होते हैं, ये क्या होते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और रात को समय ये मुक्त करते हैं। तो जब अवशोषित कर लेते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, मतलब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और दूसरा महलों में, मतलब नगरों में जो मकान है वो इतने ऊंचे होते हैं कि गर्म वायु को रोक लेते हैं, उसको निकलने के लिए वो ठंडी हवा को प्रवाह, मतलब वो नहीं देते, जगह ही नहीं मिल पाती ठंडी हवा की कि वो गर्म हवा का स्थान ले सके। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे एक हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अर्बन आइलैंड, जो होता है अर्बन हीट आइलैंड, वो नगरों में बन जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं तापमान को मापन करने के लिए डिग्री सेल्सियस एक यूनिट आई है। ठीक है, अभी नहीं आई, बहुत पहले से है डिग्री सेल्सियस यूनिट। इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। अब ये बोल रहे हैं कि सेल्सियस का जो पैमाना है वो जल 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, जमने का स्टार्टिंग तो वो 4 डिग्री पर कर देता है, लेकिन 4 डिग्री पर लिक्विड में ही रहता है। ठीक है, और वो 0 डिग्री पर पूरी तरह से बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक, अब वायु दाब के बारे में समझते हैं। जो हमारे पास, हमारे आसपास जो वायु है वो हमारे शरीर पर दाब डालती है। ठीक है, हमारे शरीर पर दबाव डालती है। ठीक है, और हमारा जो शरीर है और हमारे शरीर पर जो ब्लड का फ्लो है वो उस बाहरी वायु दाब पर भी प्रतिक्रिया देता है, उस पर विपरीत बल लगाता है, जिससे कि हमको ये एहसास नहीं होता कि हमारा शरीर भी बाहर बल लगा रहा है, बट चारों दिशाओं से हमारा शरीर उस बाहरी वायुदाब का प्रतिक्रिया कर रहा होता है। तो जो पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, जैसे मान लो समुद्र की जो सतह है उस पर जो वायु का भार पड़ेगा उसको बोलेंगे वायुदाब। ठीक, तो वायुमंडल में जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम होता जाएगा। तो घनत्व कम होता जाएगा तो उसके दाब में भी गिरावट आती है, तेज़ी से गिरावट आती है। समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। ठीक है, अब क्षैतिज वितरण हमने अभी जब जैसे डिस्कस किया था कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी सतह से। जब गर्म हो जाएगी तो हवा जाएगी ऊपर उठ, जब ये ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, इसका जगह लेने के लिए बाहर से हवा आएगी। तो यहाँ पर जब ऊपर उठेगी तो ये स्पेस खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक, और जैसे मान लो कि ठंडा है तो हाँ चलो लो प्रेशर एरिया यहाँ बन गया। अब हवा यहाँ से जब ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर संघनित होगी, तो जहाँ पर लो प्रेशर होते हैं वहाँ पर बादल भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संघनन की क्रिया देखी जाती है। और गर्म हवा हो गई तो क्या होगा, उसकी जो आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पर नमी भी ज़्यादा होगी और ये एरिया आर्द्र भी हो जाएगा। ठीक, अब कम तापमान जहाँ पर होगा तो वायु की सघन हो जाएगी, तो सघन हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, भारी होगी तो क्या होगा, वायु निमज्जित हो जाएगी। निमज्जित मतलब नीचे बैठ जाएगी।
नीचे बैठने के बाद वो हाई प्रेशर एरिया बनाती है, यहाँ पर उसका दबाव वायु दाब का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तब जब हवा का प्रभाव ऐसे है तो ऊपर बादल निर्माण तो होंगे नहीं, तो वहाँ पर स्वच्छ एवं एक स्पष्ट आकाश का निर्माण होता है। ठीक है, और यही वायु जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर प्रवाह करती है। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे जाएगी तो उसको उसको बोलते हैं पवन। ठीक, तो जब पवन बोलेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने वायु को तो नहीं देखा, लेकिन पवन को हमने देखा है। जैसे सड़क पे पत्तियां हैं उनको उड़ाती हुई दिखती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ भी देती है, महीन धूल और ये सब उड़ाते देखिए। कभी कभी तो इतनी तेज़ हो जाती है कि हम लोग उसके सामने चल भी नहीं पाते। तो ये सब जो है हवा हम लोगों, मतलब हम लोग पवन देखते हैं, हवा को हम नहीं देख पाते। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं कि चंद्रमा जो है वहाँ पर भी वायु दाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। ठीक है, तो चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी से इतना कम है कि वो अपना वायु चारों तरफ मेंटेन कर ही नहीं पा रहा, तो वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब वहाँ पर जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। उससे क्या होता है कि जो उनका जो बॉडी का जो विपरीत बल चल रहा होता है, बाहर से तो कोई बल है नहीं, तो इस विपरीत बल को बैलेंस करने के लिए वो ऐसी पोशाक पहनते हैं कि बाहर से उन पर एक वायुमंडल दाब काम कर रहा हो। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो रक्त सिराएँ हैं वो फट के बाहर आ जाएंगी, मतलब ब्लड पूरा बाहर शरीर से बाहर आ जाएगा, रक्त स्राव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चंद्रमा के लिए हो गया। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर कोई हवा इधर से आ रही है तो उसको बोलेंगे पूर्वा, इधर से आ रही है तो उसको बोलेंगे पछुआ, या पश्चिम से आने वाली जो हवा है, ठीक है, इसको बोलेंगे पछुआ, इसको बोलेंगे पूर्वा। तो जिस तरफ से वो आती है, आने वाली दिशा जो होती है, उसी के हिसाब से हवाओं का नामकरण रखा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब देखो पवन जो है, पवन 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो पवन है उनको 3 प्रकार से डिनोट किया जाता है, जैसे स्थायी पवन। अब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो वायु दाब की जो पेटियां बनती हैं उसमें एक 30 से 35 की रेंज पे बनेगी, 30 से 35 उत्तरी अक्षांश पे, और फिर एक 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बनती हैं। तो इसको उपध्रुवी भी बोलते हैं। ठीक है, उपध्रुवी। तो ये जो बीच वाला होता है ये हाई प्रेशर होता है, फिर ये लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है। नहीं, अरे हाँ, उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पे लो प्रेशर होगा क्योंकि इक्वेटर है ना, यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होगा कि वायु ऊपर उठेगी। तो ये लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ठीक, फिर ये लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर, देखो ध्रुव में तापमान कम होता है, तो तापमान कम होगा तो हवा नीचे बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से एक सेल सा फॉर्म बनता है, जैसे यह नीचे आ रही हवा, यहाँ से उठ रही है, फिर ऐसे जाएगी और फिर नीचे बैठेगी। ठीक, यहाँ से फिर ऐसे हवा जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर इधर आएगी और फिर नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरह से बनता है। अब ये मौसमी पवने की बात करते हैं, स्थायी पवने देख लेते हैं। स्थायी पवने क्या होता है कि यहाँ पर इस जो उपोष्ण उच्च दाब वाला एरिया होता है, यहाँ से इधर भूमध्य रेखा की तरफ ये बह रही है, जैसे कि व्यापारिक पवने हो गई है ना, ये ऐसे बह रही, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। और ये पछुआ पवने, ये हमेशा मतलब चलती रहती हैं। ठीक, यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये हार्स अक्षांश भी इनको बोला जाता है, 30 से लेके 35 वाले जो अक्षांश हैं। ठीक, तो मौसमी पवने जो हैं, अब जैसे भारत में जो मानसून आता है उसमें क्या होता है, पवनों का रिवर्सल होता है। ठीक, लो प्रेशर के जोन में डिफरेंसेस के कारण पवने परिवर्तित होती हैं। ठीक है, और इसमें सूर्य का जो विस्थापन, सूर्य की जो किरणों का जो विस्थापन होता है उसका भी रोल इसमें होता है। ठीक,
स्थानीय पवन क्या होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि समुद्र के किनारे दिन और रात में जो वर्षा चेंज होती है, मतलब दिन और रात में जो वायु का प्रवाह चेंज होता है, जिसको समुद्री समीर और स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि दिन में जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ज़मीन ज़्यादा गर्म हो गई, और जो पानी का जो है विशिष्ट ऊष्मा वो ज़्यादा होती है तो वो देर से गर्म होता है, और अर्थ जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जो मतलब उसका महाद्वीपीय पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो अब ये जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो हल्की होकर जब ये ऊपर उठेगी तो समुद्र से हवा इस तरफ आएगी, तो इसको बोलेंगे समुद्री समीर। ठीक, दिन के समय क्या होगा, दिन के समय जो लैंड एरिया है हमारा वो जल्दी ठंडा हो, रात को हमारा लैंड एरिया जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये इसकी तुलना में गर्म रहेगा। ठीक, तो जब गर्म रहेगा तो यहाँ पर वायु ऊपर उठेगी और यहाँ से वायु इधर आएगी। तो ये रात के समय होता है और ये दिन के समय होता है। ठीक, दिन में ज़मीन गर्म हो रही है और रात में ज़मीन ठंडी हो रही है। ठीक है, तो दिन में जब ज़मीन गर्म होगी तो समुद्र से पवन ऐसे चलेगी, समुद्री पवन। ठीक है, समुद्री समीर। और जब रात में ज़मीन ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, जब समुद्र में ये ठंडी हो जाएगी तो क्या पर उच्च प्रेशर बन जाएगा या हाई प्रेशर बनेगा, तो स्थल से समीर चलती है समुद्र की ओर। ठीक है, और जो एक एडवेक्शन क्या बोलते हैं उसको, एडवेक्शन। ठीक है, एडवेक्शन के कारण जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसको, उसमें जैसे लू चलती है। ठीक, उत्तर भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, तो लू भी एडवेक्शन से चलती है। ठीक है, अब एक इन्होंने ये बताया कि चक्रवात आया था उड़ीसा में, तो उसमें खतरे बने रहते हैं कि चक्रवात बहुत ज़्यादा तबाही वाला होता है, उसमें बहुत सारी आपदाएं होती हैं। तो जैसे उसमें भारी वर्षा भी साथ में आती है। ठीक है, और अगर तटीय एरिया है तो वहाँ पर ज्वारीय तरंगें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, 20 किलोमीटर की हाइट तक आ जाती है, तो उससे बहुत जान माल की हानि होती है। ठीक है, फसल भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है, घर भी बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होता है कि अवदाब जो लो प्रेशर एरिया होता है, अब जैसे सपोज़ मान लो कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, तो जब लो प्रेशर जनरेट हो गया तो चारों तरफ से हवा उसकी तरफ रस करती है, उसकी तरफ भागती है। तो जब उसकी तरफ भागती है तो फिर यहाँ पे ऐसे भागने के बाद फिर हवा ऐसे ऊपर उठती, तो यहाँ पर जो गति है जब ऐसे ऊपर उठेगी तो गर्म हवा है, तो गर्म हवा के साथ यहाँ पर आर्द्रता भी होगी। आर्द्रता होने के बाद जब वो ऊपर संघनन उसका होता है, तो जब संघनन होता है तो क्या होगा कि वो जब वाटर में कन्वर्ट होगी, है तो पहले वाटर वेपर से जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो उसकी जो संघनन की जो गुप्त ऊष्मा निकलती है उससे इनमें और तीव्रता आ जाती है। तो जब और तीव्रता आ जाती है तो ये गति और भी तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से चक्रवात की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक, अब ये बहुत नुकसानदायक होता है, तो उनमें उन्होंने बताया कि पूरा कृषि क्षेत्र भी है वो डैमेज कर दे रहे हैं, मैंग्रोव्स को भी तोड़ दे रहे हैं, मैंग्रोव के जंगल गायब हो जा रहे हैं उसमें। ठीक है, अभी समझते हैं कि आर्द्रता क्या होती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक, जब जल पृथ्वी या विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है, ठीक, और जलवाष्प बन जाता है। अब जो ये जलवाष्प कैसे बनेगा, सूर्य से किरणें लेके वो हीटअप होगा, और हीट होने के बाद वो वाटर से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं जलवाष्प। ठीक, अब आर्द्रता क्या होती है, तो किसी भी समय वायु में जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक, अब एक चीज़ ये याद रखिए कि जैसे जैसे पवन गर्म होती है, ठीक है, जैसे जैसे वो गर्म होगी तो उसकी जो आर्द्रता को होल्ड करने की जो क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। अब जैसे कैसे, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। जैसे इसके ये मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक, मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं तो इसके बीच में कुछ भी आने की जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगी। अब इसी को अगर गर्म कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल के स्पेस बढ़ जाएंगे, तो स्पेस बढ़ जाएंगे तो और भी एयर यहाँ पर वाटर वेपर्स बहुत बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे ये समझ में आ रहा है कि क्यों गर्म हवा में आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका घनत्व कम हो जाता है।
ठीक है। तो जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्द्र दिन। ठीक है, जब आर्द्र बोलेंगे तो क्या होगा कि जब उसमें पहले से ही जलवाष्प इतना ज़्यादा है तो वो बाहर से जलवाष्प कैसे लेगा। ठीक है, तो उस जो आर्द्र दिन के जो मौसम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कपड़े को सूखने में काफ़ी समय लग रहा है। कपड़े को कुछ सूखने में काफ़ी समय क्यों लग रहा है, धूप भी तेज़ है फिर भी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना आर्द्र है कि वो और जलवाष्प नहीं ले सकता। ठीक है, और जैसे मान लो हमारा शरीर भी उस समय सूखता नहीं है, पसीना ही नहीं सूखता। पसीना नहीं सूखता उसका भी यही रीज़न है। ठीक है, क्योंकि पसीना सूखता है तो हमें ठंडी रहती है, पसीना नहीं सूखता तो हमको और उलझन सी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो ये आर्द्रता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये आर्द्रता ज़्यादा रहेगी तो हमारे लिए एक तो मौसम सही नहीं रहेगा, दूसरा हमारे जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्द्रता खींचने के लिए उसमें इतना जलवाष्प का परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि वो नई जलवाष्प को नहीं सोख पाएगी। अब देखिए, जलवाष्प जब ऊपर उठती है, यही जो जलवाष्प जब ऊपर उठती है तो ठंडा होना शुरू करती है। ठंडा होना शुरू करने के बाद फिर वो संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो यही जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो वायु में जब तैर नहीं पाती तो वो नीचे गिरने लगती हैं, जिसको बोलते हैं वर्षण। ठीक है, वर्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। आकाश में उड़ते, जैसे आकाश में हम लोग उड़ते हुए जेट को देख रहे हैं तो पीछे एक सफ़ेद पात रहता है, पात चिन्ह होता है। तो ये क्या होता है कि इंजन से जो निकलने वाली नमी है वो संघनित हो जाती है। अब वहाँ हवा तो नहीं चल रही होती, तो हवा नहीं चलने के कारण क्या होता है कि कुछ देर तक वो जो उसकी लाइन है संघनन की वो दिखती रहती है। ठीक है, अब पृथ्वी पर जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वर्षण होता है, उसके कई रूप हैं। ठीक है, अगर क्योंकि जल की बूंदों से वर्षा हो रही है तो उसको वर्षा कहेंगे। ठीक, और उसमें हिम से भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है, सहिम वृष्टि भी होती है, ओला भी होता है, ये सभी वर्षा के ही रूप हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पानी वाला जो वाटर की बूंदों से, जल की जो बूंदों से वर्षा होती है उससे क्या क्या है, उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। अब पौधे क्या हैं कि हमें जल संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि पहाड़ी इलाके में जो पेड़ पौधे हैं अगर हम उनको काट देते हैं तो क्या होगा कि पहाड़ जो पूरी तरह से उसमें मिट्टी का कटाव हो जाता है, इसके कारण भूस्खलन और ये सब गतिविधियाँ होती हैं। ठीक, अब क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की वर्षा होती है, जैसे संवहनी हुआ, वर्षा हो, पर्वतीय वर्षा हुई और चक्रवाती वर्षा हो गई। ठीक, अब संवहनी वर्षा में देखिए चक्रवाती वर्षा में क्या होता है। चक्रवाती वर्षा में जो ठंडी हवा है, जैसे ये ठंडी हवा इधर आई, ठंडी हवा आई तो वो क्या करती है, ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे बैठने का प्रयास करती है। तो ये नीचे बैठने का प्रयास करती है तो वो गर्म वायु जो है ठंडी वायु के ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, जैसे हम ये ऐसे डायग्राम बना लिए तो ये कोल्ड एयर है और हॉट एयर जो है इसके ऊपर आ जाती है, जैसे इसके ऊपर आ गई। तो जब हॉट एयर इसके ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा कि ये जो एरिया ऊपर वाला पड़ता है, ये जो जैसे मान लो ठंडी का जो ऊपर वाला है, तो ये क्या होगा, ऊपर की जो ह्यूमिडिटी है गर्म वाली हवा की, तो ह्यूमिडिटी इस पे टच होकर ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वाताग्री जोन। ठीक है, इसको बोलेंगे वाताग्री, चक्रवाती वर्षा या वाताग्री वर्षा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है, वाताग्र बनते हैं। तो ठंडी हवा क्या कर रही है, गर्म हवा को अपने ऊपर उठा लेती है। ठीक है, जिससे कि बादलों का निर्माण होता है गर्म हवा की निचली सतह पर और उससे वर्षा होती है। ठीक, अब देखो पर्वतीय वर्षा क्या है। पर्वतीय वर्षा में क्या है कि जब आर्द्र वायु पर्वत के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, तो जब धीरे धीरे करके उठेगी तो और उसमें संघनन स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे करके संघनन स्टार्ट हुआ। संघनन जब स्टार्ट हुआ तो एक यहाँ पर एक रेखा पड़ती है, इसको बोलते हैं संघनन लाइन। ठीक है, कंडेंसेशन लाइन। तो
तो उससे ऊपर जैसे जलवाष्प पहुँची तो वो बर्फ़ बनने बादल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बादल बनना स्टार्ट होगा, संघनन स्टार्ट हो जाएगा। तो संघनन स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाता है, संघनन और तेज होने लगता है। तो जब तेज़ होने लगेगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो अपना जो जलवाष्प है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की जो वर्षा होती है, जो पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ के होती है, उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक। और ये जो वर्षा है, समवाहिनी वर्षा है, जो हमारे विषुवत एरिया में होती है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है कि जो वाष्पन की गतिविधि है वो तेज़ हो जाती है। अब वाष्पन की गतिविधि तेज़ होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जलवाष्प ऊपर गई, गर्म हवा ऊपर उठी, गर्म हवा ऊपर उठी तो वो बहुत दूर तक हाइट में जाती है और वहाँ पर बादलों के निर्माण करती है, और बादलों का निर्माण करने के साथ साथ वहाँ पर ये बारिश करती है। ठीक है। यहाँ पर संवहन की नॉर्मल प्रक्रिया है कि नीचे से ऊपर उठ रही है हवा, और वहाँ बादल का निर्माण हो रहा है, संघनन हो रहा है, और वहाँ से वर्षा होती है। ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ हो रही है? विषुवतीय एरिया में, और ये पड़ती है शीतोष्ण एरिया में। ठीक। और ये जहाँ भी आप पर्वत के किनारे पवन आएगी वहाँ पर ये वर्षा होती है। ठीक है। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। क्योंकि वर्षा से ही क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है इसी से रिचार्ज होता है। ठीक है। और अगर कम वर्षा हो गई तो सूखा या जल की जो कमी होती है वो हो जाती है, और अगर अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ भी आ जाती है। ठीक। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। और अब ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। ठीक। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल, क्योंकि सारी मौसमी गतिविधियाँ यहीं होती हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? ठीक है। बादल विहीन कौन सी है? समताप मंडल है। यहाँ पर बादल नहीं होते। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक बादल होते हैं जो ओजोन निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। उनका कंट्रोल मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होता है ओजोन निर्माण में। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर उठते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? वायुदाब घटता है। ठीक है। जब वृष्टि तरल रूप में, ठीक है, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी पर आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्षा। ठीक। व्यापारिक पवनें क्या है? स्थायी पवन है। लू क्या है? लू स्थानीय पवन है। मानसून मौसमी पवन है। पवन क्या है? वायु का क्षैतिज प्रवाह। पवन की क्षैतिज गति नहीं, वायु का क्षैतिज प्रवाह। ठीक है। ये है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।